नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष समास से प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो समास है हमारा व्याकरण का एक टॉपिक है और हमारे जेएससीसी सीजीएल के सिलेबस में, एनटीए नेट के सिलेबस में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में रखा गया है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं और फिर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कुल 30 प्रश्न लेकर के आई हूं और अगर आप जांच करना चाहते हैं कि आपके समाज की तैयारी कैसी है, आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपकी समाज की तैयारी कैसी है, अगर आप जांचना चाहते हैं तो आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे उत्तर बताने से पहले आप खुद उत्तर में टिक करके अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसी प्रकार से जब अंतिम प्रश्न में पहुंचेंगे तब आप देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपके 25 प्रश्न सही होते हैं तो समझिए कि समाज पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और अगर आपके 20 प्रश्न सही होते हैं तो समझिए कि तैयारी फिर भी ठीक है, अच्छी है। और अगर 20 से कम प्रश्न सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको फिर और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मैं प्रश्नों की व्याख्या भी करती जाऊंगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप व्याकरण व्याकरण में समास को यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए फिर हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम समास कहते हैं। हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये प्रश्न तो आप सभी का सही हुआ होगा। और अंतिम में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ये पीडीएफ, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में एक ग्रुप है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समास के प्रकार में शामिल नहीं है। समास के प्रकार में शामिल नहीं है। मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार माने जाते हैं। अब यहाँ जो शामिल नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी, क्रिया समास। क्रिया समास कुछ नहीं होता है, ये हमारा शामिल नहीं है, गलत है। 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समास के लोग 6 प्रकार बताते हैं, लेकिन अगर आप मूल व्याकरण की पुस्तक पढ़े तो मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार बताए गए हैं। और इन्हीं 4 में से जो तत्पुरुष समास है, इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास हमारे और आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। पहला तो द्विगु समास, जिसका पहला ही शब्द संख्यावाचक होता है, द्विगु समास। और दूसरा आता है कर्मधारय समास। दूसरा आता है कर्मधारय समास। तो द्विगु समास और कर्मधारय समास हमारे तत्पुरुष समास के ही प्रकार है और फिर तत्पुरुष समास हमारा समास का मुख्य प्रकार है। इसीलिए हम चार समास के प्रकार देखते हैं, उसके बाद तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास और देखते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 समास हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर समास का प्रकार पूछे तो आप 4 प्रकार ही लगाइएगा, मुख्य रूप से 4 प्रकार ही है। अब आगे का प्रश्न है, अब यहाँ से आ रहा है, शब्द दिए जाएंगे और आपको पहचानना है कि कौन सा समास का उदाहरण है। शब्द है यश प्राप्त। यश प्राप्त में कौन सा समास है? यश प्राप्त जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मैं आपको समझाती भी चली जाऊंगी, अगर आप समास नहीं भी पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे। अव्ययी भाव समास में समझिएगा, पहले समझिए शब्दों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, वाक्यों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग समास कहेंगे। और अव्ययी भाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होगा। यहाँ देखिएगा शब्द में यश प्राप्त, तो ये जो हमारा प्राप्त है ये दूसरा पद है और जो यश है ये हमारा पहला पद है। तो पहला पद से ही पूरे शब्द का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अगर इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त यानी पूरा का पूरा जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं वो पहले पद से ही ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा पहला पद ही प्रधान है, इसीलिए हमारा अव्ययी भाव समास इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय, इसी तरीके से शिवालय या विद्यालय क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो पुस्तकालय में देखिएगा कौन सा समास है, तो हमारा सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में हम देखे थे पहला पद प्रधान था, और जो पहला पद होता है अव्ययी भाव में, उसका पहला पद या तो उपसर्ग होगा या फिर अवयव होगा। तो उस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब तत्पुरुष समास में देखिएगा दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहाँ देख लीजिएगा पुस्तकालय, यह जो पुस्तक जोड़ आलय दो शब्दों को मिलाकर बना है, संक्षिप्त किया गया है। तो पुस्तक और आलय, तो अगर हम अर्थ ग्रहण करेंगे पुस्तकालय को, आप पढ़ के अपने मन में सोचिए कि आपके मन में क्या बिंब उत्पन्न हो रहा है। तो आप देखेंगे कि पुस्तक, आपके मन में पुस्तक की छवि नहीं आ रही है, बल्कि पुस्तकालय एक ऐसे कमरे की आप कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी गई है और आप वहाँ पर जाके पढ़ते हैं। पुस्तकालय कह लीजिए या फिर लाइब्रेरी कह लीजिए। तो हम दूसरे शब्द यानी दूसरे पद को पढ़ करके पूरा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। हम पुस्तक पढ़ के पुस्तक को अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे पद को पढ़ के अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, इसीलिए हमारा सही समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, दोपहर। दोपहर शब्द में कौन सा समास है? दोपहर, अगर आप इसका समास विग्रह करें तो दो पहरों का समूह। और आप याद रखिएगा इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो है द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास की जो खास बात है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। इसका जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। तो याद रखिएगा पहला पद संख्यावाची, जैसे कि पहला पद है दो, तो दो तो हमारा संख्यावाची ही है। तो दोपहर, दो पहरों का समूह संख्यावाची है, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे के प्रश्न में चलिएगा, सतसई में कौन सा समास है? सतसई में कौन सा समास है? सतसई का अगर समास विग्रह करें तो हम लोग देखेंगे 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह, अगर आप हिंदी साहित्य में देखेंगे तो सतसई ग्रंथ की भी कई लोग रचना करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे बिहारी लाल, जो रीतिकाल के कवि है और सतसई की रचना करते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम समास पढ़ रहे हैं, तो सतसई मतलब होगा 700 दोहों का समूह। तो 700 संख्यावाची शब्द आया तो हम कहाँ जाएंगे? द्विगु समास में जाएंगे। जहाँ भी संख्यावाची शब्द रहे तो हम द्विगु समास में जाएंगे। तो द्विगु समास हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, प्रश्न है शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी, शताब्दी मतलब होगा 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह, तो 100 वर्ष जब कहा जा रहा है तो संख्यावाची है, यानी फिर से हमारा द्विगु समास हो जाएगा। खास करके द्विगु समास वगैरह से प्रश्न पूछते हैं और वो आसान होता है, तो इस पर ध्यान दिए रहिएगा। अब आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी? तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पहचानने का पहला तरीका है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। उसके बाद दूसरा तरीका पहचानने का है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे या फिर एक दूसरे के पूरक होंगे। तो जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न देखिएगा, दशानन में कौन सा अलंकार है? दशानन, दशानन में कौन सा अलंकार है? अब आप सबसे पहले देखिएगा 10, यहाँ तो संख्यावाची शब्द है। अब संख्यावाची तो अब आप ऑप्शन में ढूंढेंगे द्विगु समास को, लेकिन आपके ऑप्शन में द्विगु समास नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा समास विग्रह करके, समास विग्रह इसका होगा 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। आनन मतलब सर, तो 10 सर किसके होते हैं? रावण के होते हैं। तो 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास हमारा बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। याद रखिएगा कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इतना याद रखिएगा कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और अर्थ कुछ और ही निकल जाता है। अर्थ जो हमारा है वो कुछ और निकलेगा। जैसे 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर दशानन लिखा गया है लेकिन हम लोग अर्थ ले रहे हैं कि रावण का।
तो इसीलिए दशानन, दशानन का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। अब याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न होता है कि हम द्विगु में जाएं कि बहुब्रीहि में जाएं। तो सबसे आसान तरीका है आपको ऑप्शन, आपके ऑप्शन में जो भी होगी, जो भी समास दिया रहेगा आप उसी में जाइएगा। अगर यहाँ भी बहुब्रीहि समास ना दे करके द्विगु समास दिया रहता, अगर द्विगु समास ऑप्शन में रहता तो हम द्विगु समास को सही करते, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची है। तो एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द में एक ही समास हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक शब्द में दो से अधिक समास भी हो सकते हैं। तो हमारा नवा का आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, घनश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में पहचानने का तरीका है कि विशेषण यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। घन श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम यानी कि विशेषता बताया जा रहा है। तो जहाँ पर विशेषता बताई जाएगी या फिर उपमा और उपमेय का यानी तुलना किया जाएगा अगर किसी शब्द में, तो वो भी हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि नील कमल, नीला है कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर तुलना की गई। घन श्याम, घन के समान श्याम, यहाँ पर विशेषता भी बताई गई है, तुलना भी की गई है। तो ये हमारा ऑप्शन डी कर्मधारय समास सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये कर्मधारय समास नहीं होता तो हम बहुब्रीहि समास पर जाते। तो हम किस पर जाते? बहुब्रीहि समास पर जाते, क्योंकि बहुब्रीहि समास में भी हमारा ये घनश्याम सही हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ, एक शब्द में दो से अधिक समास हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही करते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रधानमंत्री में कौन सा अलंकार है? मंत्रियों में जो प्रधान हो, तो प्रधानमंत्री में कौन सा अलंकार है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? सबसे पहले आप देखेंगे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, आप द्विगु समास को ढूंढेंगे पर आपको द्विगु समास नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ जाएंगे? चार भुजाओं का समूह अर्थात हमारे विष्णु। तो बहुब्रीहि समास में फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और अर्थ कुछ और निकलता है हमारे बहुब्रीहि समास में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर गरीब में कौन सा समास है? तुरंत आप सोचिएगा, अमीर गरीब यानी विलोम है, विलोम शब्द लिखे गए हैं ना, तो विलोम शब्द लिखे गए हैं और दोनों ही पद प्रधान हैं। तो कहाँ जाएंगे हम? द्वंद्व समास में जाएंगे। तो द्वंद्व समास हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो हम कर्मधारय समास में चले जाएंगे। हमारा कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रश्न है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, कथन बना करके भी पूछे जा सकते हैं। कथन एक है कि मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है और कथन दो है पंजाब में द्विगु समास है। तो अब इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। देखिएगा मधुमक्खी, अब मधुमक्खी पढ़ के आपके मन में क्या एक छवि उभर कर आ रही है? क्या आपको मतलब आप पहला पद पढ़, पहला पद से आपके आप अर्थ समझ रहे हैं दूसरे पद से? तो आप देखेंगे मधु, मधुमक्खी पढ़ के आपके मन में मधुमक्खी का चित्र उभर रहा है, ना कि मधु का। तो मक्खी का चित्र उभर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें दूसरा पद प्रधान है। तो तत्पुरुष समास में कैसे क्या पहचानने का तरीका था? तत्पुरुष समास में तो यही पढ़े थे ना कि दूसरा पद प्रधान होगा। तो मधुमक्खी में मक्खी हमारा दूसरा पद ही प्रधान है, क्योंकि हम दूसरे पद से ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा ये बिल्कुल सही है। पंजाब, पांच आबों का समूह अर्थात पंजाब, तो पंजाब है पांच आबों का समूह जिसमें द्विगु समास है। आबू मतलब होता है नदी, तो पांच आबों यानी नदियों का समूह के जो समूह का जो जगह है उसे हम लोग पंजाब कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन दो भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे वन और टू दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, परिभाषा दी गई है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है
किसी भी समास की परिभाषा दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि ये कौन सा समास की परिभाषा है। तो कहा गया है किस समास का पहला पद संख्यावाचक तथा समस्त पद समूहवाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पहला पद संख्यावाचक होगा तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि चारपाई, चौमासा, ये सब हमारे द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। समास के विषय में सही नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। समास के विषय में सही नहीं है, यानी पहला पढ़ते हैं, दानवीर में तत्पुरुष समास है। दानवीर, अब आपके मन में क्या स्मृति उभर रही है? दानवीर यानी दान देने वाला, तो दानवीर तत्पुरुष समास है, तो वीर यानी दूसरा पद इसमें प्रधान है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन पढ़िएगा, भला मानुष में कर्मधारय समास है। भला है जो मानुष, यानी मनुष्य की विशेषता ही तो बताई जा रही है ना। ये जो भला है तो भला विशेषता है, और विशेषता हमारे कर्मधारय में ही बताई जाती है, तो ये भी सही है। अब देखिएगा, भाई बहन में द्वंद्व समास है, तो भाई बहन में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही पद प्रधान है, तो हमारे द्वंद्व समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अब सी ऑप्शन देखिएगा, महावीर में द्वंद्व समास है। महावीर में द्वंद्व समास है, ये हमारा गलत है, और हमारा क्वेश्चन ही क्या पूछा है कि जो सही नहीं है उस पर टिक कीजिए, तो हमारा सही नहीं है सी नंबर। महावीर में अब कौन सा समास हो जाएगा? तो महावीर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, महावीर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो हम अभी याद करके आए हैं, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और अवयवी भाव में देख लीजिएगा, पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, देखे रहिएगा। अब अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात हमारे शिव जी, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हमारा सही हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात हमारे श्री कृष्ण, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गिरिधर हमेशा पूछता है, ये पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया है, नेट की भी परीक्षा में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो याद रखे रहिएगा, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। अब आगे का प्रश्न है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, समास है। ठीक है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र, तीन है जो नेत्र, तो आपको पता चल रहा है संख्यावाचक शब्द है, संख्यावाची है, तो आप द्विगु समास को पहले ढूंढिए। द्विगु मिल गया तो हम द्विगु को सही कर लेंगे। अगर यह द्विगु नहीं दिया रहता और आपके पास यहाँ बहुब्रीहि समास होता तो बहुब्रीहि भी सही हो जाता, क्योंकि त्रिनेत्र हमारे शिव जी को कहा जाता है, तो बहुब्रीहि समास भी हमारा यहाँ पर सही होता। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ही ऑप्शन में रह जाए, ऐसे तो देना नहीं चाहिए दोनों ऑप्शन साथ में, लेकिन अगर किसी केस में ऐसे दोनों ऑप्शन रह जाए तो आप बहुब्रीहि समास में टिक करेंगे और बहुब्रीहि समास को फिर सही करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हम। गुरु के लिए दक्षिणा समास विग्रह का समस्त पद क्या होगा? अब समास विग्रह लिख के भी दे सकता है और पूछेगा बताइए इसका समस्त पद क्या होगा। तो समस्त पद देखिएगा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये तो समास विग्रह है, तो इसका समस्त पद तो गुरु दक्षिणा ही होगा ना, क्योंकि गुरु दक्षिणा का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको लाई। अब अगला क्वेश्चन है गिरिधर। ठीक है, गिरधर नहीं है, गिरिधर। गिरिधर समास विग्रह क्या होगा? गिरिधर जो शब्द है उसका समास विग्रह क्या होगा? तो गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मेघनाद में कौन सा समास है? मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात रावण का पुत्र, रावण का पुत्र का ही तो नाम था ना मेघनाद, तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद अप्रधान है, अर्थ कुछ और निकल रहा है, तो बहुब्रीहि समास इसमें सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीला है जो अंबर,
विशेषता बताई जा रही है, पीला है जो अंबर, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में विशेषता और विशेष्य का ही संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास के उदाहरणों में सही नहीं है। अब जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो द्विगु समास हमें याद है कि इसमें संख्यावाची शब्द होता है। तो देखिएगा, चौमासा, 4 मासों का समूह, सही है। चारपाई, 4 पाइयों का समूह, सही है। चवन्नी, 4 आनों का समूह, चवन्नी, ये भी सही है। अब देखिएगा, महात्मा, तो महात्मा तो हमारे द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, इसमें संख्यावाची शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगला प्रश्न है हमारा, बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में शामिल नहीं है। अब पूछा है बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि में हम लोग याद किए हैं कि दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। तो देखिएगा, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात हमारे शिव जी, 3 आंखें हैं ना उनकी। फिर लंबोदर देखिएगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात हमारे गणेश जी, उदर मतलब होता है पेट। फिर है घनश्याम, घन के समान श्याम है, यानी कि हमारे श्री कृष्ण। तो ए बी सी ये तीनों ही हमारे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और देखिएगा, विद्यालय, विद्यालय को अभी हम लोग ऊपर में भी इस शब्द से क्वेश्चन देखे थे। तो विद्यालय हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आगे का प्रश्न है, अव्ययी भाव समास के उदाहरणों में शामिल नहीं है। अब अव्ययी भाव समास पूछ दिया है। अव्ययी भाव में हम लोग देखे थे कि पहला पद उपसर्ग होगा या अवयव होगा या फिर पहले पद की ही प्रधानता होगी। तो देखेंगे, यथा संभव, यथा संभव ये हमारा पहला पद प्रधान है, सही होगा। प्रत्यक्ष, पहला पद प्रधान है, सही होगा। प्रतिदिन, प्रति पहला पद प्रधान है, सही होगा। मनमाना, मनमाना यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है कि जो शामिल नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है कि कर्मधारय समास के उदाहरणों में शामिल नहीं है। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में देखते हैं, परमानंद, परमानंद हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है। नील गगन भी है, काली मिर्च भी है, तीनों में विशेषताएं बताई जा रही है। ठीक है, तीनों में विशेषताएं बताई जा रही है, तुलना किया जा रहा है, तो ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। अब देखिएगा, सतसई, सतसई में तो संख्यावाची शब्द है, तो ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रातों रात में कौन सा समास है। रातों रात में कौन सा समास है। अब आप देखेंगे तो कहेंगे ये तो द्विगु समास लग रहा है, लेकिन नहीं, रातों रात यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है, एक दूसरे के पूरक शब्द नहीं है, और यहाँ पर देखिएगा, रातों रात जो है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ मैं नोट करके लाई हूँ। अव्ययी भाव समास में कहा गया है कि शब्दों की आवृत्ति से बने हुए शब्द भी हमारे अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। जो शब्द आपस मतलब जो शब्द आवृत्ति से 2 बार आवृत्ति होता है उनका, तो वैसे शब्द हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं, जैसे कि रातों रात, द्वारा द्वारा, साफ साफ, दर दर, दिनों दिन, बीचों बीच, घड़ी घड़ी, घर घर। तो ये सारे शब्द अगर आए और आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा समास है इनमें, तो आप देखिएगा कि अच्छा सेम सेम है, तो सेम सेम है यानी कि शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। चलिए फिर 30 प्रश्न हमारे पूर्ण हुए। मैं 30 प्रश्न लेकर के आई थी। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होंगे, और कई परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो सारे प्रश्नों का सारे शब्द में जितना लाई थी याद रखिएगा, और जितने भी प्रश्न सही हुए तो उससे आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मूल्यांकन कैसे करना है मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।